Hey guys, welcome back to your channel Journey to Success. So research and publication ethics का हम यूनिट नंबर 5 कर रहे हैं, which is regarding publication misconduct. ठीक है, ये यूनिट बहुत ही ज़्यादा इजी है, हम जल्दी से इस यूनिट को कवर करने वाले हैं. इस यूनिट के हमारे टॉपिक्स क्या क्या हैं, तो इस यूनिट में हमने पढ़ना है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक एथिकल इश्यूज क्या होते हैं, FFP क्या होता है, ऑथरशिप के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, कंप्लेंट्स एंड अपील्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन वी विल लर्न अबाउट एग्जांपल्स ऑफ फ्रॉड फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड. कुछ एग्जांपल्स देखेंगे फ्रॉड की फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड. तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक एथिकल इश्यूज. अब आपको पता है कि बहुत सारे हम सब्जेक्ट्स एंड फील्ड्स की बात करते हैं जब हम PhD की बात करते हैं, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग तरह के जो एथिकल इश्यूज हैं वो अराइज करते हैं. तो फील्ड वाइज देखते हैं क्या क्या एथिकल इश्यूज हो सकते हैं. सबसे पहले मैं अगर बायोमेडिकल रिसर्च की बात करूं, बायोमेडिकल रिसर्च में क्या क्या एथिकल इश्यूज हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लोग रिसर्च करते हैं बट जो उनके पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं लेते. कई बार क्या होता है, कोई क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह होते हैं, उसमें पार्टिसिपेंट्स का जो रिस्क है या बेनिफिट है वो पार्टिसिपेंट को खुद को नहीं पता होता. प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी लीक हो जाती है पार्टिसिपेंट्स की. मेडिकल इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं प्रोवाइड करी जाती पार्टिसिपेंट्स को. और कई बार ज़्यादातर जब हम बायोमेडिकल रिसर्च की बात करते हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो ह्यूमन सब्जेक्ट्स पर होते हैं. सो ह्यूमन सब्जेक्ट्स की कई बार गाइडलाइंस फॉलो नहीं होती, मतलब एथिकल ट्रीटमेंट फॉलो नहीं होता. So these are the some of the ethical issues faced in biomedical research. Next, मैं सोशल साइंस रिसर्च की अगर बात करती हूँ, सोशल साइंस में भी यही प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, एनोनिमिटी, पावर डायनामिक्स, रिलेशनशिप बिटवीन द रिसर्चर एंड द पार्टिसिपेंट. उसके अलावा कई बार क्या होता है, सोशल साइंसेज में क्या इशू आता है, कल्चरल सेंसिटिविटी का ध्यान नहीं रखा जाता. कल्चर हर जगह का अलग है, तो कल्चरल सेंसिटिविटी को जो रिसर्चर है वो कई बार इग्नोर कर देता है. तो आपको ऐसा नहीं करना है. सो आपको रिस्पेक्ट करना है हर एक कल्चर का नॉर्म एंड प्रॉपर एप्रोप्रिएट आपको उनसे कंसेंट लेना है. अब मैं इन्वायरमेंट साइंस की अगर बात करूं, तो इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट आपको ध्यान रखना है. आपको हमेशा ट्राई करना है कि आप इकोसिस्टम पे कम से कम इफेक्ट डाल रहे हो, प्रॉपर कंजर्वेशन के एफर्ट्स डाल रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो इंडिजिनस सोवरेनिटी को एंड ट्रेडिशनल नॉलेज को. अब क्या क्या एथिकल इश्यूज फेस किए जाते हैं जब हम कंप्यूटर साइंस एंड आईटी के बारे में रिसर्च करते हैं, तो डाटा प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहिए, सेफगार्ड करना चाहिए पर्सनल डाटा वाइल कलेक्टिंग द रिसर्च, एल्गोरिदम बायस नहीं होना चाहिए. ये बहुत बड़ा एथिकल इशू आता है जब कंप्यूटर साइंस एंड आईटी में रिसर्च की जाती है, एल्गोरिदम बायस बहुत ज़्यादा हो जाता है. तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपने मॉड्यूल्स इस तरह से फ्रेम करो कि जो एल्गोरिदम के बायस हैं वो कम से कम रहें. ओपन एक्सेस एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी का भी बहुत इशू रहता है. तो आप हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आप कंप्यूटेशनल रिसर्च के टुवर्ड्स जा रहे हो तो आप प्रमोट करो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. नेक्स्ट, इंजीनियरिंग में क्या एथिकल इश्यूज आ सकते हैं, सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट, प्रायोरिटाइजिंग द सेफ्टी इन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स. आपको ध्यान रखना है कि सारी चीजें प्रॉपरली आप कंडक्ट करवा रहे हो. सो दीज आर सम ऑफ द सब्जेक्ट स्पेसिफिक एथिकल इश्यूज जो फेस किए जाते हैं जब रिसर्च करी जाती है. सो एक बेसिक आइडिया है. बाकी आप अपने सब्जेक्ट्स के साथ जैसे जैसे एसोसिएट होगे आपको पता लग जाएगा क्या एथिकल स्पेसिफिक इश्यूज आ रही हैं विच आर एसोसिएटेड विद योर सब्जेक्ट. नेक्स्ट, FFP क्या होता है. FFP हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो एक बार दोबारा जान लेते हैं कि FFP है क्या. FFP स्टैंड्स फॉर फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन एंड प्लेगरिज्म. FFP स्टैंड्स फॉर फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन एंड प्लेगरिज्म. मैंने आपको पहले भी बताया था इन तीनों टर्म्स का मतलब. ये तीनों चीजें क्या हैं, दे आर द अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो कि रिसर्च इंटीग्रिटी के खिलाफ है और स्कॉलर्स को ये सब नहीं करना चाहिए. सो अभी मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देती हूँ तीनों चीजों का, दैट इज फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन एंड प्लेगरिज्म. तीनों का जल्दी से हम ओवरव्यू ले लेते हैं. सबसे पहले फैब्रिकेशन. फैब्रिकेशन का मतलब है ऐसी चीजें बताना जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती, मतलब खुद ही कुछ इन्वेंट करना इज लाइक फैब्रिकेशन. सो फैब्रिकेशन की बेसिक डेफिनेशन क्या है, फैब्रिकेशन इन्वॉल्व्स मेकिंग अप डाटा, रिजल्ट्स और फाइंडिंग्स दैट डू नॉट एग्जिस्ट. तो आप खुद ही अपने आप ही इन्वेंट कर रहे हो चीजें, दैट इज फैब्रिकेशन. सो रिसर्चर्स में फैब्रिकेट द डाटा टू सपोर्ट देयर हाइपोथेसिस और कंक्लूजन. तो ये चीज अगर करते हैं रिसर्चर, दैट इज मिसलीडिंग फॉर द रीडर्स एंड पोटेंशियली इनवैलिडेट द साइंटिफिक प्रोसेस. एज यू नो दैट द रिसर्च इज अ साइंटिफिक प्रोसेस, तो आपको खुद से डाटा फैब्रिकेट नहीं करना है, कभी भी आपको फैब्रिकेशन नहीं करनी है. नेक्स्ट, हम फॉल्सिफिकेशन की बात करते हैं. फॉल्स मतलब झूठ बोलना, राइट. सो आप खुद ही डाटा को क्या कर रहे हो, इसमें मैनिपुलेट कर रहे हो, ऑल्टर कर रहे हो. डाटा को भी कर सकते हो, रिजल्ट्स, फाइंडिंग्स, किसी को भी ऑल्टर करना. ठीक है, आप खुद ही जानबूझ के कोई पॉइंट्स छोड़ रहे हो, कोई चीजें चेंज कर रहे हो, कोई मॉडिफाई कर रहे हो इमेज में, ताकि वो आपका जो आप एक्चुअली करना चाहते हो उसके साथ मोर सिग्निफिकेंट या कंसिस्टेंट लगे. तो आपको ये झूठ भी नहीं बोलना है. नेक्स्ट वन इज प्लेगरिज्म.
ये बहुत ज़्यादा बच्चे करते हैं, ये आपको नहीं करना है। इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर उसके लिए पैराफ्रेजिंग करते हैं, बट आपको प्रॉपर क्रेडिट देना है जहाँ से आपने आइडियाज लिए हैं। सो प्लेगरिज्म का मतलब है, प्लेगरिज्म इज एन एक्ट ऑफ यूजिंग समवन एल्स वर्ड्स, आइडियाज और वर्क विदाउट द प्रॉपर एट्रीब्यूशन। अगर आप प्रॉपर एट्रीब्यूशन दे रहे हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप किसी और के काम को अपना बता रहे हो वो चीज़ बिल्कुल गलत है। ठीक है, प्लेगरिज्म इन्वॉल्व्स कॉपिंग टेक्स्ट डायरेक्टली फ्रॉम अनदर सोर्स without proper citation, paraphrasing someone else work without proper acknowledgement, or using someone else idea or concepts without giving proper credit. So FFP क्या है? FFP is considered as a serious breach of the research ethics. तो अगर आप FFP में से कोई भी चीज लेते हो, that is very wrong and that is a serious breach of research ethics. So इसके आपको बहुत सारे severe consequences face करने पड़ सकते हैं. For example, आपको अपनी PhD पूरी करनी है और आप गलती से प्लेगरिज्म कर देते हो, फैब्रिकेशन कर देते हो, फॉल्सिफिकेशन करते हो, तो जिस भी जर्नल में आपने अपना पेपर पब्लिश करवाया है, अगर उस जर्नल को पता लग जाता है तो आपका पेपर वहां से रिट्रैक्ट हो जाएगा, आपकी रेपुटेशन को बहुत ज्यादा लॉस होगा, आपका करियर डैमेज भी हो सकता है, आपको बहुत सारे लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ सकते हैं। सो रिसर्चर्स को हमेशा ये ध्यान रखना है वो हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी फॉलो कर रहे हैं व्हेन दे आर डूइंग देयर वर्क, ताकि आपकी जो साइंटिफिक रिसर्च है वो क्रेडिट वर्दी हो एंड ट्रस्ट वर्दी हो। सो आपको तभी ही इंस्टीट्यूशंस एंड फंडिंग एजेंसीज सपोर्ट करेंगी अगर आप प्रॉपरली प्रिवेंट करोगे अपने आप को फ्रॉम द इंस्टेंसेस ऑफ FFP विच स्टैंड्स फॉर फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन एंड प्लेगरिज्म। तो आई होप सबको जो FFP का कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के टुवर्ड्स मूव करते हैं, विच इज ऑथरशिप। ऑथरशिप मैंने आपको पहले भी बता दिया था, अब मैं आपको एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि ये हमारी यूनिट 5 का भी पार्ट है। सो ऑथरशिप क्या है? ऑथरशिप इन अ साइंटिफिक रिसर्च, एकेडमिक रिसर्च रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल्स। आपको पता है जब भी हम कोई पेपर रीड करते हैं उसमें प्रॉपरली क्लियरली नीचे ऑथर्स मेंशन करे होते हैं, राइट? सो ऑथर्स क्या है, ऑथरशिप क्या है? प्रैक्टिस ऑफ आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल्स हु हैव मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द रिसर्च स्टडी। तो अगर किसी ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की है, ऑब्वियसली दे आर द ऑथर्स, और उनको हमें प्रॉपर क्रेडिट देना पड़ता है, क्रेडिट एट ऑथर्स फॉर द रिजल्टिंग पब्लिकेशन। सो ऑथरशिप इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ स्कॉलरली कम्युनिकेशन एंड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन रिकॉग्नाइजिंग एंड एट्रीब्यूटिंग इंटेलेक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस। सो ऑथरशिप का क्राइटेरिया क्या हो सकता है, किस ऑर्डर में ऑथर्स होंगे, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एंड विच कैन बी द डिस्प्यूट्स एंड चैलेंजेस। हम ये सारे एस्पेक्ट्स कवर करेंगे ऑथरशिप के। सो अगर इनकेस आपको ऑथरशिप का क्वेश्चन आ जाता है, आप ऑथरशिप का मीनिंग वगैरह लिख के आना, क्या क्राइटेरिया है, किस क्राइटेरिया के बेसिस पे ऑथर्स बनाए जाते हैं ये मेंशन करके आना, क्या ऑर्डर होना चाहिए ऑथर्स का ये मेंशन करके आ सकते हो, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑथर्स आप ये मेंशन करोगे, देन यू विल ऑल्सो मेंशन द डिस्प्यूट्स एंड चैलेंजेस ऑफ द ऑथर्स। सो ये सारी चीजें हमें कवर करनी है। सो क्राइटेरिया क्या होगा ऑथर्स का? क्राइटेरिया जो ऑथर का बनाने का है वो हाउएवर जर्नल टू जर्नल एंड डिसिप्लिन टू डिसिप्लिन वेरी करता है, बट कुछ जो टिपिकल चीजें हैं जो हम कवर करके चलते हैं वो क्या है, हमें देखना है कि कौन ऐसे कंट्रीब्यूटर थे जिन्होंने कंसेप्ट में, डिजाइन में, एग्जीक्यूशन में एंड रिसर्च के इंटरप्रिटेशन में सबसे ज्यादा काम दिया है, मतलब सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। सो आपको उनको प्रॉपर डिस्क्लोज करना है। हाउएवर एक आपको बार बार कमेटी का नाम सुनने को मिलेगा जिन्होंने ऑथरशिप क्राइटेरिया के बारे में कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं, दैट इज इंटरनेशनल कमेटी ऑफ मेडिकल जर्नल एडिटर्स, ICMJE। इनका क्राइटेरिया है, आप इस क्राइटेरिया को फॉलो करके भी ऑथरशिप देख सकते हो कि ये बंदा वेदर ऑथर हो सकता है या नहीं हो सकता। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अब आपने देखा होगा जर्नल के नाम के नीचे, टाइटल के नीचे आपको ऑथर्स लिखे होते हैं ऑर्डर वाइज, तो उनको ऑर्डर क्या है, जिसकी जितनी ज्यादा कंट्रीब्यूशन उसका नाम उतना पहले आएगा। यूजुअली फर्स्ट ऑथर जो होता है उसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है पूरे रिसर्च वर्क में उस स्पेसिफिक, और जो लास्ट ऑथर होता है वो यूजुअली सीनियर रिसर्चर होता है या प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होता है। So these are some of the basic guidelines for arranging the order of the authorship। अब आपने ऑथर बना दिया, ऑथर ने काम कर रहा है मतलब उसका काम है ना, सो उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होंगी। सो ऑथर को ये हमेशा इंश्योर करना चाहिए कि जो भी रिसर्च हुई है वो एक्यूरेटली हुई है, इंटीग्रिटी के साथ हुई है और एथिकल कंडक्ट के साथ हुई है। अगर कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो उसको वो भी लिखना है, सारे प्रिंसिपल्स उसने फॉलो किए हैं, प्रॉपर पीयर रिव्यू प्रोसेस करवाया है, तो उसको हर एक एस्पेक्ट में अपने काम के लिए क्या होना है, अकाउंटेबल होना है। ऑब्वियसली अगर आपका काम है, आपका नाम आ रहा है नीचे, सो यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस। एंड अगर कई बार ऑथरशिप के रिगार्डिंग कोई डिसएग्रीमेंट होता है, सो वो क्लियर करें अपने पीयर्स के साथ, एंड यू कैन यूज द कम्युनिकेशन चैनल्स दैट कैन प्रिवेंट द डिस्प्यूट्स। सो
अगर इनकेस डिस्प्यूट हो जाता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस एंड जर्नल्स एक प्रोसीजर भी प्रोवाइड करते हैं जिसके तहत आप अपना अगर इनकेस डिस्प्यूट होता है उसको रिजॉल्व करवाएं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत बार जब आप पेपर लिखोगे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की प्रॉब्लम आती है। सो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। देन कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के क्या टाइप्स हो सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, एंड अगर इनकेस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज होता है सो उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है एंड क्या उसकी इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। सो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है इन द फर्स्ट प्लेस। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है दैट मीन्स अगर कोई इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के कंपीटिंग इंटरेस्ट हैं एंड उनकी वजह से उनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है जिसकी वजह से उनकी पर्सनल जजमेंट, एक्शन या डिसीजन किसी भी वे में जो उसका काम है उस पर इफेक्ट डाल रहे हैं, उस वे में हम रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज हो रहा है। अब जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो इंटेलेक्चुअली भी हो सकता है, फाइनेंशियली भी हो सकता है, पर्सनली भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशनल लेवल भी हो सकता है। तो बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के। ठीक है, अब अगर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की मैं एक एग्जांपल की बात करूं तो मैं आपको एग्जांपल मेंशन कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल, अ रिसर्चर रिसीविंग फंडिंग फ्रॉम अ फार्मास्यूटिकल कंपनी फॉर द स्टडी ऑफ न्यू ड्रग potentially influencing study design or interpretation or the results. So an editor assigning peer review for a manuscript based on the personal relationship rather than the expertise. ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जिसके बीच में conflict of interest है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने किसी को मैन्यूस्क्रिप्ट और peer review असाइन किया बेस्ड ऑन पर्सनल रिलेशनशिप, उसको एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज नहीं थी फिर भी असाइन कर दिया। सो दीज आर काइंड ऑफ द कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब अगर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसके क्या क्या मैनेजमेंट के वेज हो सकते हैं, यहाँ पे मैंने 3 बहुत ही अच्छे वेज मेंशन किए हैं टू मैनेज द कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले डिस्क्लोज, अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है आपको उसको डिस्क्लोज करना है। डिस्क्लोज किसको करोगे, फंडर्स को, पब्लिशर्स को, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड्स को, जहां पे भी आपकी रिक्वायरमेंट है। सेकंड, मिटिगेट, आप उसको कम करने की कोशिश करोगे, ऐसी पॉलिसीज या ऐसे प्रोसीजर्स इंप्लीमेंट करोगे जिसकी वजह से ये सारी चीजें ओवरकम हो जाए। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंट रहोगे, अगर आप प्रॉपरली डिस्क्लोज करोगे और ट्रांसपेरेंट रहोगे, प्रॉपर वहां पे एक मेंशन कर दोगे कि हमारे बीच में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, सो ताकि रीडर्स को पता लग जाए कि पोटेंशियल बायसनेस है या नहीं है। सो 3 वेज हैं बहुत ही अच्छे फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज डिस्क्लोजर, मिटिगेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। अब इम्प्लीकेशन क्या है कि अगर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो क्या क्या होता है। अगर अनडिस्क्लोज्ड या अनमैनेज्ड कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो रिसर्च फाइंडिंग्स में ट्रस्ट कम हो जाता है, साइंटिफिक इंटीग्रिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज होता है, पब्लिक कॉन्फिडेंस कम होता है, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होती जिसकी वजह से एथिकल स्टैंडर्ड्स इंश्योर नहीं हो पाते। सो अगर आप चाहते हो कि आपका जो काम है वो प्रॉपर इंटीग्रिटी और क्रेडिबिलिटी के साथ हो, अच्छा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर इन केस कोई भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है आपको उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज करना है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्लेंट्स एंड अपील्स की। कंप्लेंट्स एंड अपील्स, कंप्लेंट प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा जानेंगे एंड अपील्स प्रोसेस के बारे में थोड़ा जानेंगे। देन वी विल गो अबाउट द प्रिंसिपल्स, आउटकम्स एंड ट्रांसपेरेंसी। ये थोड़े से बेसिक टॉपिक्स हैं, जल्दी से इनका ओवरव्यू करके यूनिट्स हम जल्दी से वाइंड अप करते हैं। सबसे पहले कंप्लेंट्स एंड अपील्स। आपको पता है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है यू कैन रेज कंप्लेंट एंड आप अपील भी कर सकते हो। सो कंप्लेंट प्रोसेस में क्या है, कंप्लेंट प्रोसेस इंडिविजुअल्स को अलाउ करता है कि अगर उनको कोई कंसर्न है या उनके कोई ग्रीवेंसेस हैं वो एथिकल मिसकंडक्ट में जाके बता सकते हैं, अगर उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है या कोई वायलेशन हो रहा है, सो दे कैन कंप्लेन। कंप्लेन का जो चैनल है वो क्या है, वो एथिकल कमिटीज के पास जा सकते हैं, जो भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, ओम्बड्समैन्स हैं, उनके पास जा सकते हैं। सो अपनी वो कंप्लेंट राइटिंग में सबमिट करवा सकते हैं विद रिलेवेंट डिटेल्स एंड एविडेंस जो कि उनको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि उनको प्रॉपर रेजोल्यूशन मिल सके। सो कंप्लेंट्स आप डाल सकते हो। नेक्स्ट वन इज अपील्स। अपील क्या है कि आप अगर आपको कंप्लेंट की है और आप उनके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो देन यू कैन चैलेंज द डिसीजन, आउटकम और द सैंक्शन ऑर्डर। ठीक है, सो ग्राउंड्स ऑफ अपील क्या क्या हो सकते हैं, अगर प्रोसीजरल एरर है, प्रॉपर प्रोसेस नहीं करा, कोई नवा एविडेंस आ गया, सो आप इंडिपेंडेंट रिव्यू कंडक्ट करवा सकते हो इंडिपेंडेंट बॉडी या कमेटी के पास जाके कि कोई भी पार्शियलिटी ना हो। ठीक है, अगर आप कंप्लेंट डालते हो या अपील करते हो आपको इंश्योर करना है कि आप फेयर तरीके से डालो, ऐसे नहीं किसी भी झूठी कंप्लेंट डाल रहे हो। ठीक है, तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी, देन उसका रेजोल्यूशन होगा, देन डिसीजन आ जाएगा अपील का। क्या प्रोसेस रहता है, पहले इन्वेस्टिगेशन होगी, देन रेजोल्यूशन आएगा, देन अपील का डिसीजन आ जाता है। तो आपको प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी से काम करना है।
सो आई होप सबको अपील्स एंड कंप्लेंट्स क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हम ये वाला लेक्चर वाइंड अप करते हैं। सो आज की क्लास में हमने पब्लिकेशन एथिक्स की कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जाना। सबसे पहले हमने जाना सब्जेक्ट स्पेसिफिक एथिकल इश्यूज क्या हो सकते हैं, एफएफपी क्या होता है, ऑथरशिप के बारे में जाना, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड कंप्लेंट्स एंड अपील्स के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि हम आगे वाले टॉपिक्स कवर कर पाएँ। फॉर एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रॉड फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड, IPR क्या होता है, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है। तो ये वाले टॉपिक्स हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, एंड आप कमेंट सेक्शन में जो भी आपके पॉइंट्स हैं, जो भी आपको नए टॉपिक्स चाहिए वो भी आप डाल सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।